रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, स्वतंत्रता मिली तो पंडित नेहरू ने नारा दिया औद्योगिक क्रांति का। जब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ और समाजवाद लाओ। इस नारे ने कुछ लोगों को कठिनाई भी दी। तो 1977 में एक परिवर्तन आया। कुछ संघर्ष लोगों ने किया, कुछ बड़े बड़े लोगों को राहत दी। हरित क्रांति का प्रश्न उठा, समाजवाद और गरीबी हटाओ की बात चली तो उससे प्रतिक्रियावादियों को बहुत कठिनाई होने लगी। उस परिवेश में जो लोगों को कठिनाई हुई तो 1977 में लोगों ने संघर्ष छेड़ दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटा दिया। अब मैं मजदूरों का प्रश्न रख रहा हूँ। जितनी क्रांति इस देश में आई उससे उन गरीबों को कभी भी कोई लाभ नहीं मिला। हम 55 वर्ष की स्वतंत्रता में उनको अभी तक संगठित नहीं कर सके हैं। इसलिए इस संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूँ, आप हर प्रखंड में 2 पदाधिकारी रखिए, एक राजस्व के लिए और दूसरा विकास के लिए। विकास से और राजस्व से जो गांव में प्रभावित लोग हैं उनको लाभ होता है, जो बीच के लोग होते हैं उनको ना तो राजस्व से लाभ होता है और ना ही विकास से। उसकी झोपड़ी में आज भी एक ईंट नहीं लगी हुई है। जिसके पास साधन है, पैसा है, वही उसका उपयोग करता है। कितनी बड़ी क्रांति की बात की जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। जो गांव में रहने वाले थे उसको विफल बनाने का प्रयास किया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोनों के बीच में एक श्रम पदाधिकारी को देने की आवश्यकता है। वही सेटअप जो राजस्व में कर रखा है और आज वही विकास के लिए कर रखा है। अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे तो मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि आपके विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में कभी भी इस चीज को नहीं दर्शाया है। जैसा मैंने कहा है उसको करने से प्रशासन में पूरी शक्ति आएगी और फिर प्रशासन चुस्त होगा। पैरा सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। जब से माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का कार्यभार संभाला है तब से इसमें काफी सुधार लग रहा है। पहले ऐसा लगता था कि कोई इसका विभाग ही नहीं है। अब लगने लगा है कि कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है और मजदूरों के लिए सुधार होने वाला है। इन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में जिस प्रकार का काम किया है, जिस प्रकार का सुधार लाने की कोशिश की है, जिस प्रकार की कानून और नियम श्रमिक की समस्याओं को दूर करने के लिए इस पार्लियामेंट से सत्र में लाने
जा रहे हैं वे निश्चित तौर पर स्वागत योग्य हैं। हमें श्रमिकों के कल्याण के लिए सोच समझकर कदम उठाने चाहिए और ठीक प्रकार से उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए। पैरा, जब तक किसी देश में एक समान कानून ना हो उसको पूर्ण लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। समान कानून के विपक्ष में कोई भी उत्तर आधुनिक काल में अस्वीकृत है। वर्तमान में वास्तविक समानता की बुनियाद है समान नागरिक संहिता। दूसरे शब्दों में समान नागरिक संहिता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है जो भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होती है। लिहाजा संविधान की नीति निर्देशक तत्व में जरूरी प्रावधानों को डालकर संविधान निर्माताओं ने भविष्य की सरकारों पर यह जिम्मेदारी दी थी। 23 नवंबर 1948 को संसद भवन के संविधान सभा कक्ष में अनुच्छेद 35 पर बहस शुरू हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अस्वस्थता के कारण संविधान सभा की अध्यक्षता अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी कर रहे थे। इस बैठक में यह तय किया जाना था कि समान नागरिक संहिता को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं। पक्ष और विपक्ष की दलीलों के बीच एक राय न बनते देख इसे संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 44 में शामिल कर लिया गया। अब जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं तो यह आवश्यक हो चुका है कि 21वीं सदी के भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिलाने एवं सभी नागरिकों में एकता की भावना को विकसित करने के लिए समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संकल्प को दोहराया गया। विदित हो कि हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया है जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पारित विधेयक उत्तराखंड के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और लिव इन रिलेशनशिप पर एक समान नियमों एवं कानूनों का प्रस्ताव करता है, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो। जबकि गोवा में एक समान पारिवारिक कानून है और 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी नागरिक को किसी विशेष धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे से बाहर शादी करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 33 भी कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराना सरकार का मूल दायित्व है। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं
होने चाहिए, किंतु यहाँ दुर्भाग्य से अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट लागू हैं। Like, comment, and subscribe.